हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। विशिंग ऑल ऑफ़ यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है तो 10 क्वेश्चंस पर डे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस। सो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स रिचेस्ट मोनाजाइट फ्रॉम विच थोरियम इज़ मेनली ऑब्टेन डिपॉजिट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन केरला, गुजरात, असम और कर्नाटका। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है इट्स केरला। रीज़न बीइंग, जो केरला है वहाँ पे दुनिया के ऑलमोस्ट 15% पूरी वर्ल्ड की मोनाजाइट कंसंट्रेशन उसके रिजर्व्स मिलते हैं। मोनाजाइट क्या चीज़ है? ये एक रेयर अर्थ एलिमेंट है जो कि अदर मिनरल्स हो गए जैसे इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन इनके साथ मिलता है। इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ थोरियम होता है विच इज़ यूज फॉर न्यूक्लियर फ्यूल, सुपर कंडक्टर एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements. Microplastics are plastics that are less than 5 millimeter in diameter. Primary microplastics are tiny particles designed for commercial use such as in cosmetics or textiles. Statement third. Secondary microplastics are plastics that are a product of the breakdown of larger plastic items due to exposure to sun's radiations or ocean waves. How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three, or is it none? तो दोस्तों, इसके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सही हैं। ये सारी स्टेटमेंट इसकी सही हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ऐसा जो मॉडर्न प्लास्टिक है वो बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स जो बने, जो केमिकल है जैसे नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम होगा, उससे बने हुए हैं। हाउएवर रिसेंटली वेरिएंट्स मेड फ्रॉम रिन्यूएबल मटेरियल सच एज कॉर्न और कॉटन डेरिवेटिव हैव आल्सो इमर्ज्ड। माइक्रो प्लास्टिक ऑफिशियली वो प्लास्टिक होते हैं जिनकी लेंथ 5 मिलीमीटर से कम होती है। ठीक है, दो कैटेगरी के होते हैं माइक्रो प्लास्टिक। पहले प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक होते हैं, ये टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, मेनली उसी में यूज़ होते हैं। बाकी जो सेकेंडरी पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं फ्रेंड्स, ये प्राइमरी से ही डिराइव होते हैं। रीज़न बीइंग क्या है, या तो यूजली सन्स की रेडिएशन जो है उसकी वजह से ये सन्स के रेडिएशंस की वजह से ये उसको डिकम्पोज होते हैं, या फिर अदर जो ओशन की वेव्स वगैरह होती हैं उससे भी डिकम्पोज होकर ये माइक्रोप्लास्टिक, सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। टैम्पॉन टैक्स इज़ अप्लाइड ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स, सिन गुड्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल या मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा इट्स डी, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स। टैम्पॉन टैक्स मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर लेवाई किया जाता है। अभी पीरियड पॉवर्टी का दोस्तों बहुत ज़्यादा कंसेप्ट चल रहा है। इसके कारण क्या है कि एटलीस्ट ये पूरे वर्ल्ड में इसका बोला जा रहा है कि वुमेन को एटलीस्ट उनकी हाइजीन के लिए कम से कम जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है, एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्री और इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी उनके जो हाइजीन के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर थोड़ा सा वो टैक्स वगैरह कम करना चाहिए। इसीलिए केनिया दोस्तों 2004 में पहला कंट्री बना था जिन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स के लिए हटा दिया गया था। उसके बाद 17 कंट्रीज़ ने इसको और फॉलो किया था। बेसिकली टैम्पॉन टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्स होता है जो कि सैनिटरी पैड्स हो गए, टैम्पॉन्स हो गए, ये मेंस्ट्रुअल कप्स या पैंटी लाइनर्स, इन चीज़ों के ऊपर लगता है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग statements regarding Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC. First, DICGC is a wholly owned subsidiary of the RBI. Second, DICGC insures all deposits such as savings, fixed currents and recurring including accrued interest. Third, regional rural banks and cooperative banks are outside the purview of DICGC cover. Which of the above statements are correct? A, only one, B, only two, C, all three, or D, none. फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि पहली स्टेटमेंट भी सही है, उसकी दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि आरआरबी हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हो वो डीआईसीजीसी कवर के अंदर आते हैं। तो डीसीआईजीसी क्या है दोस्तों? ये एक होली ओन सब्सिडरी है ऑफ आरबीआई की। आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर हम कोई गाड़ी वगैरह लेते हैं दोस्तों, कोई मोटर व्हीकल वगैरह लेते हैं, हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं ताकि कोई अगर कल को हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो थर्ड पार्टी क्लेम वो जो इंश्योरेंस है वो कवर कर देता है। इसी तरीके से जो हमारे बैंक्स वगैरह होते हैं वो भी अपना इंश्योरेंस लेते हैं ताकि कल को अगर बैंक्स कोलैप्स हो जाए या डिफ़ॉल्ट में चले जाए, उनके पास कुछ पैसा नहीं रहे, तो एटलीस्ट कुछ अमाउंट वो जो कस्टमर्स को वो दे सकते
करते हैं, ठीक है। तो वो जो अपना सारा इंश्योरेंस लेते हैं वो DICGC के थ्रू लेते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस DICGC, ठीक है। RBI की एक बॉडी है, ये RBI की बॉडी है। और दोस्तों इसमें सारे बैंक्स आते हैं, जैसे लोकल एरिया बैंक्स होंगे, पेमेंट बैंक्स आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, सब के सब इंश्योरेंस लेते हैं DICG से। पहले इसका DICGC का सपोज़ अगर आपका अमाउंट मिनिमम कोई 10 लाख था बैंक में, लेकिन किसी कारणवश अगर वो बैंक कोलैप्स हो गया, उसका मतलब अगर फेल हो गया वो बैंक्स, तो एटलीस्ट इतनी गारंटी है कि आपको 5 लाख उसके मिल ही जाएंगे। कुछ ईयर्स पहले ये 1 लाख था, तो एटलीस्ट 5 लाख का कवर हर एक इंश्योरेंस को मिलता है, ठीक है। तो DICG इंश्योर्स ऑल डिपॉजिट सच एज सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट एंड रेकरिंग इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। ये आपका DICGC सब्सिडरी है जो कि इंश्योरेंस देता है बैंक्स को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर हिमालयस डिफरेंट देन एल्प्स? मोस्ट पीक्स, फर्स्ट स्टेटमेंट, मोस्ट पीक्स इन एल्प्स आर नॉट एक्सेसिबल कंपेयर टू हिमालयस। Second, high peaks of Himalayas are significantly taller than the ones in the Alps. Which of the statements is are correct? A, only one, B, two, C, both 1 and 2, और D, none. तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा B, यानी कि हाई पीक्स ऑफ हिमालय आर सिग्निफिकेंटली टालर देन द वंस इन एल्प्स, और जो पहला पार्ट है वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्लाइंबिंग इन द हिमालयस वॉज फंडामेंटली डिफरेंट दैन एल्प्स, ठीक है। फॉर वन, मोस्ट पीक्स इन द एल्प्स आर फार मोर एक्सेसिबल दैन देयर हिमालयन काउंटर पार्ट्स। दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि एल्प्स और हिमालयस दोनों ही यंग फोल्ड माउंटेन हैं। यंग फोल्ड माउंटेन कौन से होते हैं? जिनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 मिलियन ईयर्स है, ठीक है। 50 से 60 मिलियन ईयर्स के जो हैं वो दोनों यंग फोल्ड माउंटेन होते हैं, एल्प्स और हिमालयस हमारे दोनों ही यंग फोल्ड माउंटेन हैं। एल्प्स हमारा यूरोप में है, लेकिन हमारा जो हिमालयस है वो इट इज़ कंपैरेटिवली इन एशिया में है, जो हमारा यहाँ से चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया से होके आगे जाता है। तो ये जो यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के एक दूसरे के ऊपर जो कोलाइड करते हैं, तो दोनों के जो कंप्रेसिव फोर्स होते हैं वो दोनों को राइज करती हैं। यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के टकराने से एल्प्स बने हैं, और हमारी यूरेशियन और एशियन प्लेट के टकराने से हमारे ये बने हैं, हिमालयस बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिमालय कंपैरेटिवली टफ़र है, उनका टेरेन टफ़र, उनको क्लाइंब करना मुश्किल है, लेकिन एल्प्स के जो हाइट्स हैं उसको कॉन्कर करना इजी है। तो देखो दोस्तों, हाँ, तो और फॉर वन, मोस्ट पीक्स इन एल्प्स आर फार मोर एक्सेसिबल देन देयर हिमालयन काउंटरपार्ट्स। दिस inaccessibility gave birth to expedition climbing became military like with massive logistics operation to support the actual ascent. Second, the high peaks of the Himalayas were also significantly taller than the one in Alps, and then posing multiple novel challenges including thinning air at high altitude. Okay दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to ancient site Kiladi, recently seen in news, consider the following statements. It is an urban civilization site of the Sangamiran, Tamil Nadu. It is located along the Vaigai River. Which of the following statement given are correct? A, only one, B, two only, C, both 1 and 2, or is it D, none? तो दोस्तों इसकी दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर होगा C, both 1 and 2। ये भी सही है और इसका ये भी सही है, क्योंकि द किलाड़ी एक्सकेवेशन साइट लोकेटेड अलोंग द वाइगाई रिवर is an ancient settlement dating back to the Sangam age. It is currently under the excavation by the Tamil Nadu State Department of Archaeology and the Archaeological Survey of India. तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। Located 12 kilometers southeast of the temple city of Madurai, this site has revealed evidence that support the existence of urban civilization support करती थी ये, ठीक है, during the Sangam age, providing valuable insights to the ancient history। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगी। Next, consider the following statements regarding National Family Health Survey. Statement first, National Family Health Survey started in 1990s is conducted in a representative sample of household. Second, it is conducted annually throughout India. Third, the primary focus of NFHS is maternal and child health. Fourth, the NFHS is the only survey that Ministry of Health and Family Welfare conducts. How many of the above options are correct? A, only 1, B, only 2, C, only 3, or D, all 4? तो दोस्तों इसमें सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक पहली वाली सही है और एक है जो तीसरी वाली सही है, और जो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो होंगी गलत होंगी। क्यों?
क्योंकि NFHS है एक लार्ज सर्वे कंडक्ट करता है दोस्तों, जो कि 1992-93 से स्टार्ट कर रहा है और हर एक 4 या 5 साल के इंटरवल में करता है, नॉट एनुअली, इट इज़ 4 to 5 years ऑफ इंटरवल, ऑलराइट। द प्राइमरी फोकस ऑफ NFHS मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ, मटर्नल और चाइल्ड हेल्थ के बारे में ज़्यादा देखता है ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सैंपल कंडक्ट करता है ये, क्योंकि पिछले 5 सालों में मिनिस्ट्री ने बहुत सारे सैंपल कंडक्ट किए हैं, जैसे NCD मॉनिटरिंग सर्वे, नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, द ग्लोबल ऑडिट, द ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, द अल्कोहल सर्वे, द कॉम्प्रहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे और दूसरे भी सारे हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा सोल्यूशन बी, सिर्फ 1 और 3 करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मीसल्स। First, measles is a highly contagious bacterial disease which affects mostly children. Second, measles spreads by coughing and sneezing, close personal contact or direct contact with infected nasal or throat secretions. Third, there is no specific treatment for measles, but there is a vaccine to stay protected from the disease. How many of the above statements are correct? A, only 1, B, only 2, C, all 3, or is it D, none? दोस्तों इसकी 2 स्टेटमेंट सही है, यानी कि सेकंड सही है और तीसरी भी सही है, बट फर्स्ट गलत है। क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट ए बैक्टीरियल डिसीज, रादर इट इज़ वायरल डिसीज। ये वायरस की फैलने की वजह से होता है, ना कि बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा और करेक्ट पूछा ना, तो दोस्तों सिर्फ 2 स्टेटमेंट करेक्ट होंगी, बाकी एक गलत होगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। मीसल्स को, जैसे मीजल्स एज इट इज कॉल्ड खसरा, इज अ हाईली कंटेजियस वायरल डिसीज, ओके, इट इज वायरल नॉट बैक्टीरियल डिसीज विच अफेक्ट्स मोस्टली चिल्ड्रन. It is one of the leading causes of the death and disability among young children. There is no specific treatment for the measles, but there is a vaccine to stay protected from the disease, which is both safe as well as cost effective. Measles spreads by coughing and sneezing, close personal contact or direct contact with infected nasal or throat secretions. Alright, चलिए दोस्तों next question. Consider the following statements. One of the directive principles of the state policy provides that the state shall make provision for securing just and human conditions for the work and for maternity relief. Second, women's right to privacy, dignity and bodily integrity are covered under Article 21 of the Constitution. Third, the UGC यानी कि University Grants Commission regulations provide maternity or children care leave for women candidates enrolled in MPhil or PhD course. How many of the above statements are correct? Only 1, only 2, all 3, or D, none? दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी। क्यों? चलिए इसका देख लें। हमारा आर्टिकल 42 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, विच इज़ DPSP, वो प्रोवाइड करता है दैट स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। वुमेन्स राइट टू प्रिवेसी, डिग्निटी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी विच आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कौन सा है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये सारी जो वुमेन की प्रिवेसी होगी, डिग्निटी होगी, बॉडीली इंटीग्रिटी होगी, सारे आर्टिकल 21 के अंदर आती है। 2021 में द UGC issued a circular which inspired provisions in the UGC regulations 2016 for providing women students with maternity or childcare leave once in the entire duration of the MPhil or PhD course for up to 240 days, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे इसकी। ऑलराइट, चलिए दोस्तों आज के सेशन का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज इज प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? A, right to freedom, B, right to freedom of religion, C, right against exploitation, और D, cultural and educational rights। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स डी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि हमारे आर्टिकल 29-30 के अंदर आती हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और उसी के अंदर वाला एक प्रोविजन है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ये इसके अंदर आएगा, डी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम अपना एक और सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, टेक केयर, बाय।